1 आवर का ही है, तो मैं सीधा लेंजेस लॉ पे आ जाता हूँ। आई होप कल वाला पूरा टॉपिक याद है आपको, ठीक है? तो काफी स्लोली कराया था, सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द टॉपिक लेंजेस लॉ। ओके, ठीक है। लेंजेस लॉ की देखो स्टेटमेंट भी मैंने आपको कल दे दी थी कि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स, ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने, राइट? आज थोड़ा लेंजेस लॉ को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखो ये आपकी कॉइल है सपोज, ठीक है? अब हमको ये मालूम है कि जब फ्लक्स इसमें से चेंज होंगे, जब भी मैग्नेट इसे मूव करेगा, ये देखो मैग्नेट मूव्स लाइक दिस, तो इसमें से फ्लक्स चेंज होंगे तो इसमें डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो कैसे डिसाइड करना है, ध्यान से देखो। ये नॉर्थ पोल को देखो, नॉर्थ पोल इसके नजदीक जा रहा है ना, आप इसको अपोज कैसे करोगे नॉर्थ पोल को? बाय प्रोड्यूसिंग नॉर्थ पोल हेयर, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। यहाँ नॉर्थ बनने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए। तो फेराडे ने देखा था कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट बनता है, तो मतलब ये कॉइल क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है? किसको अपोज कर रही है? मोशन। हाँ, आपको लग रहा है अभी स्टार्टिंग में अगर हम ऐसे देखें तो हमको लगेगा कि ये मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज कर रही है, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से ही तो फ्लक्स चेंज होते हैं ना, तो एक्चुअली में फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रही है। ओके, तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सर ओके ये समझ गए, ये फ्लक्स करंट ऐसे बनता है कि वो अपोजिशन देता है फ्लक्स चेंज को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन क्यों देता है, व्हाई डज इट अपोज? तो अभी मैं आपको वो समझाता हूँ कि ऑपोजिशन देता क्यों है। ध्यान से देखो, अभी ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने आ गए हैं। नॉर्थ से प्रॉब्लम होती ना केमिकल रिस्ट्रिक्शन में पण अरे ना असं थोडी ना कधी आहे ना मला कधी टाइम असा दिसतो। अरे सानिका मस्के प्लीज माइक ऑफ करिए प्लीज। हाँ, सो देखो अब मैं ये बोल रहा था कि ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन अपोजिशन क्यों चाहिए? देखो अब देखो, अगर इसको अपोजिशन मिलेगी तो होगा क्या पता है? जो आदमी, जो पर्सन इस मैग्नेट को मूव कर रहा है, ये मैग्नेट को मूव करने के लिए आपको एक आदमी रहेगा या कोई कोई भी पर्सन रहेगा जो इस मैग्नेट को मूव करेगा। होता क्या है कि अगर यहाँ पे ऑपोजिशन मिलेगी, ठीक है, नॉर्थ के सामने देखो नॉर्थ आ गया है, रिपल्शन होगी, तो ऑपोजिशन मिलेगी ना, तो somebody हैज टू डू वर्क, आपको वर्क करना पड़ेगा इसको मैग्नेट को आगे लेके जाने के लिए। अगर ऑपोजिशन नहीं मिलती है तो फिर वर्क भी नहीं करना पड़ता है। सो सिंस वी आर गेटिंग ऑपोजिशन, सो पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द मैग्नेट। अब आप बोलेंगे उससे क्या होगा? अगर आपने वर्क किया, क्या करने के लिए? मैग्नेट को मूव करने के लिए वर्क किया, तो हम लोग बोलेंगे कि जो आपने वर्क किया ना, वर्क किया मतलब आपने कुछ एनर्जी सप्लाई किया, वही वर्क, वही एनर्जी सप्लाइड इज कमिंग इनटू दिस कॉइल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना। एक बात बताओ, इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस हो रहा है मतलब इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, देयर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दैट। तो कहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ये जो आपने वर्क किया ना, वही किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है कॉइल में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर सोचो अगर ऑपोजिशन ना दे, सपोज यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑपोजिशन, तो बताओ अगर कोई ऑपोजिशन नहीं देगा तो पता है ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा मोशन करने के लिए मैग्नेट का। फिजिक्स सेज दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑपोजिशन यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो बिना किसी वर्क किए कैसे करंट इंड्यूस हो गया कॉइल में? आपको मालूम है कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, तो करंट कैसे इंड्यूस हुआ? द वर्क डन बाय द पर्सन टू मूव द मैग्नेट, दैट वर्क कम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कॉइल। इसलिए मैंने कल लिखवाया था कि जो लेंजेस लॉ है, इट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ? थोड़ा समझा अभी? तो होता क्या है, आपको ऑपोजिशन मिलती है जब भी आप फ्लक्स चेंज करते हो, यू विल गेट ऑपोजिशन। उस ऑपोजिशन की वजह से आपको वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग द मैग्नेट, और in changing the flux you need to do work. The work done by you to change the flux, that work comes in the coil in the form of induced current or in the form of electrical energy. ठीक है, तो it is strictly according to law of conservation of energy. लेंजेस लॉ सबको समझा कि क्यों अपोजिशन मिल रहा है? यस यस सर। तो रिमेंबर है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये लेंजेस लॉ नहीं होता, ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, तो एनर्जी का वायोलेशन हो जाएगा। ओके, तो लॉ का स्टेटमेंट वगैरह मैंने कल ही दे दिया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट।
सबको याद है, आपको कल मैंने एक फॉर्मूला बनाई थी, E इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d phi by dt. Yes. इट इज फैराडे सेकंड लॉ इट इज. इसमें हम लोग यहाँ पे भी देखो माइनस साइन भी डाल देंगे. माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है यहाँ पे कि जो ये EMF है ना, the EMF is induced in such a way that this EMF opposes the change of flux. d phi क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, उसको ऑपोज करता है EMF. जो ये है EMF induced, the direction of induced EMF or induced current is in such a way that it opposes the change of flux. That's why ये माइनस साइन है. आपको ऐसा बोल सकते हो कि माइनस साइन इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू लेंजेस लॉ. ठीक है, जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं ना तो हम लोग यूजुअली माइनस साइन को अवॉइड कर देते हैं, बट थ्योरेटिकली थियरी में डेरिवेशंस में आपको माइनस लेना पड़ेगा. ठीक है, तो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट E opposes the d phi. Induced EMF is in such a way that it opposes the change of flux. Clear? तो फैराडे के दो लॉस हमने कर लिए और उसके बाद हमने कर दिया लेंजेस लॉ भी. ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले बिफोर आई गो फर्दर कुछ मैं प्रॉब्लम्स करा देता हूँ इन टॉपिक के ऊपर. ओके, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ. देखो, a circular coil, okay, is placed in a magnetic field. Magnetic field कितनी है वो given है आपको. The magnetic field is 0.7 Tesla, okay, which is perpendicular to the plane of the coil. Magnetic field is perpendicular to the plane of coil. Okay. Okay. Next, आगे लिख रहा हूँ. The radius of the coil. The radius of the coil is suppose shrinking continuously. It's shrinking at the rate of 2 millimeter per second. ये रेट से उसका रेडियस छोटा होते जा रहा है 2 millimeter per second. तो अभी हमको क्या फाइंड करना है? We have to find out the EMF induced and also current induced. दोनों फाइंड करने हैं. EMF induced and current induced in the coil when its radius, when its radius is equal to 5 centimeter, okay, and the resistance of this coil is, let's say, 10 ohms. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन है. okay. लिख लो पहले. सबने लिख लिया? ठीक है, देखो, ठीक है. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर देखो एक सर्कुलर कॉइल की बात की गई है कि सर्कुलर कॉइल है. ये देखो, इमेजिन दैट दिस इज अ सर्कुलर कॉइल. इसमें लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, but magnetic field is perpendicular on the plane of the coil. See this way. ये साइन आई थिंक आपको समझता होगा. अगर मैं क्रॉसेस दे रहा हूँ मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है ऐसा. इस क्रॉसेस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द पेज और कमिंग आउट ऑफ द पेज. Into the page. into the plane. हाँ, तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनटू द पेज है, तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल. ऐसा लिखा है ना यहाँ पे, इट्स परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल, वो है. तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड B है 0.7 टेस्ला. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कॉइल है ना वो श्रिंक होती जा रही है. ये देखो, एक कॉइल का सपोज रेडियस R है, बट ये रेडियस कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूअसली श्रिंक होते जा रहा है. एक बार बताओ, इस कॉइल में से कुछ फ्लक्स पास हो रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस. Yes. फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल कैसे कैलकुलेट होगा? फ्लक्स आर कैलकुलेटेड बाय वेरी सिंपल फॉर्मूला, B into area of the coil.
Coil. यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो फ्लक्स है ना, ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल में से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तो इफ पासिंग परपेंडिकुलरली तो cos थीटा की नीड नहीं रहेगी, जस्ट बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्स है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर बी चेंज हो रहा है, सपोज ये बी चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स चेंज होंगे, लेकिन अगर ए बी कांस्टेंट है लेकिन ए अगर चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स चेंज होंगे। बी और ए में से कुछ भी चेंज हुआ तो फ्लक्स क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ द कॉइल इज कंटिन्यूअसली श्रिंकिंग। कॉइल का रेडियस श्रिंक हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली पूरी कॉइल ही छोटी होती जा रही है। तब क्या बोलोगे, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हो रहा है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस तो इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ बी और एरिया को मैं लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सी अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव डी फाई बाई डी टी, उस तरफ क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर होगा, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा 2r, उसके बाद ये भी होगा डी आर अपॉन डी टी। ये फिजिकली समझो इसको, हो क्या रहा है, आपके फ्लक्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपका रेडियस डिक्रीज होते जा रहा है, इसलिए मैंने दोनों साइड डेरिवेटिव लिया। राइट हैंड साइड पे रेडियस चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है उसका डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। अब डिफाइबिलिटी लगा दिया है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइबिलिटी आपको याद होगा ई होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। यस अब खाली देखो वैल्यूज डालनी है। एनीबॉडी, ये बी है आपका है कितना 0.7 टेस्ला, 0.7 पाई की वैल्यू मैं लेता हूँ 22/7, सो दैट 7 का टेबल लग जाएगा इसके लिए, इंटू 2 आर इज रेडियस। देखो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है, आपको ईएमएफ फाइंड करनी है जब रेडियस देखो 5 सेंटीमीटर है तभी फाइंड करनी है ना। तो मैं मतलब अलग अलग रेडियस, जब रेडियस अलग अलग होगा तो ईएमएफ भी अलग अलग इंड्यूस होगी। फिलहाल जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तब आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी हो रही है वो मिलेगी आपको। डीआर बाई डी टी कोई बता सकता है क्या है, डीआर बाई डी टी को क्या करूं मैं? सर 2 आएगा उधर 2 मिलीमीटर पर सेकंड। यस, रेडियस इज श्रिंकिंग एट अ रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड ना, मिलीमीटर पर सेकंड। तो dr by dt is a 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 10⁻³ करूंगा मैं मतलब। सो अब मैं टेबल लगा रहा हूँ, देखो ये 0.7 की टेबल 7 पे 10 टाइम्स, अब ये 10 इसके साथ कैंसिल हो गया 2 × 5 के साथ, बहुत इजी कैलकुलेशन देखो बन गई। 2 × 22 हो रहा है खाली 44 × 10⁻⁵ वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ तो वोल्ट में ही रहेगी ना, वोल्ट, ठीक है। अब इसका देखो एक सेकंड पार्ट भी है, आपको कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो भी पूछा है कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो करंट भी इंड्यूस होगा, वो थोड़ा आप सोचो कैसे फाइंड आउट करना है, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, खुद सोचो और करो, ठीक है। नोट इट डाउन एंड फिर करंट इंड्यूस आप थोड़ा खुद सोचो कैसे करेंगे, ठीक है। गो ऑन प्लीज डू इट। एनी आइडिया करंट इंड्यूस कैसे निकालेंगे? सर I equals to E upon R. Yes, Upon I R. equal to E by R. Yes, I by current R. current in the coil will be equal to total EMF upon total resistance. यस मैंने 10 ओम Yes. दी है, एम्पियर 44 into 10 44 into 10 raised to -6. 6 -6 एम्पियर, राइट? Yes. यस -6, हाँ 10⁻⁶ एम्पियर को माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं, म्यू Yes. एम्पियर, तो इट्स 44 Yes. माइक्रो एम्पियर आंसर। Yes. सो इन क्वेश्चंस को ना अगर आप विजुअलाइजेशन दोगे कि हाँ कॉइल है उसमें से मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, फिर क्योंकि कॉइल छोटा हो रहा है तो इसलिए उसमें ईएमएफ बनेगा, उसका एरिया कम होते जा रहा है उसमें से फ्लक्स कम होते जाएंगे, ऐसा विजुअलाइजेशन दोगे ना तो बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। लेकिन आप अगर फील ही नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू सी दैट थिंग, तो मुश्किल हो जाएगी। और एक चीज याद रखो कि ईएमएफ तभी बनेगा जब आप फ्लक्स को चेंज करोगे, ओके। So I hope it's over now. सर यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है अंदर की तरफ आएगा? वो हमारी चॉइस होती है, इट इज आवर चॉइस, आपको बाहर बनाना है अंदर बनाना है, इट इज आवर चॉइस। सर बाहर लिया तो 1 cos 180 आ जाएगा और अंदर तो माइनस साइन आएगा ना खाली, ठीक है। इस फॉर्मूला में माइनस आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा 20 × 44 × 10⁻⁴, वो चलता है। एरिया वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर, ठीक है। हाँ ठीक है, स्टूडेंट कंप्लीटेड दिस, ठीक है Yes. ठीक है। Yes. मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं, गोइंग फर्दर। सो देखो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, ई इक्वल्स टू माइनस साइन भी डालना है d∅/dt, ठीक है। इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब मैंने एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको बता दिया, अब मैं दूसरे टाइप का एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ,
ठीक है, मैं इसमें एमसीक्यूज जो होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एमसीक्यू आते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएंगे लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से कवर कर रहा हूँ। देखो अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सपोज इट्स अ स्ट्रेट वेरी लॉन्ग कंडक्टर, काफी बड़ा कंडक्टर है लॉन्ग, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर के पास में यहाँ पर एक छोटा सा कॉयल रख दिया है ऐसे, ठीक है, ये सर्कुलर कॉयल दिख रहा है, ये इसके राइट साइड में रखा हुआ है कंडक्टर के, इसको लूप भी बोल सकते हैं सर्कुलर कॉयल को, ठीक है। कॉयल में कोई करंट नहीं है लेकिन ये जो लॉन्ग वायर है इट इज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिस वे, इसमें करंट है, ठीक है। सो अगर मैं इसमें भी आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ लॉन्ग वायर कैरी करंट I, okay, which is, सपोज जो करंट है ना इंक्रीज हो रहा है, which is increasing, करंट इंक्रीज हो रहा है, which is increasing at some rate, कुछ रेट से ये करंट इंक्रीज हो रहा है, then we have to find out that आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो लूप है, लूप में करंट इंड्यूस होगा कि नहीं, we have to find whether current induced in the loop or not, और अगर लूप में इंड्यूस हो रहा है, सब आपका आंसर है कि लूप में इंड्यूस हो रहा है, मींस इफ यस इज योर आंसर, देन हमको ये भी बताना है कि वो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा। इफ यस देन फाइंड दैट वेदर करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो भी पता लगा रहे हैं, अगर इंड्यूस हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो भी बताना है। क्वेश्चन नोट किया, ठीक है। हो गया नोट करके, या शैल वी स्टार्ट? यस Yes. ठीक है। Yes. अब देखो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, समझ गया होगा। स्टूडेंट जस्ट Yes. एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड वेट करो जस्ट। ओके सॉरी जस्ट अ सेकंड। सो अभी हाँ ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे बता रहा हूँ। सी पहले पहले आप क्या करो, ये जो स्ट्रेट वायर है उसमें करंट जा रहा है, तो आपको मालूम है करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ ऐसे। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने कैसे बनाया, राइट हैंड थंब रूल से बनाया, शायद ये मालूम होगा, ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, देखिए आपका जो थंब है राइट हैंड का, उसको करंट के डायरेक्शन में रखो तो आपकी जो फिंगर्स है राइट हैंड की वो ऐसे ही बनेंगे ना, तो दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लूप को ध्यान से देखो, लूप को, लूप में से फ्लक्स कैसे है, इनवर्ड और आउटवर्ड, लूप क्या है, इनवर्ड जा रहा है ना अंदर, इनवर्ड तो बस मैं ऐसे यहाँ पे लोड कर रहा हूँ कि फ्लक्स आर इनवर्ड, ओके ये फ्लक्स इनवर्ड है। अच्छा अब देखो करंट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी और स्ट्रांग बनती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्लक्स बढ़ते जाएंगे, जितने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहे हैं मतलब करंट फ्लक्स बढ़ते जाएंगे। तो एक्चुअली में जो फ्लक्स है ना वो इनवर्ड है, दे आर पासिंग इनवर्ड इन द कॉइल बट आल्सो दे आर इंक्रीजिंग। करंट बढ़ता है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, जो मतलब लाइंस जा रही है ना लूप में से, वो लाइंस का नंबर भी बढ़ेगा अभी, क्योंकि फील्ड और स्ट्रांग होती जाएगी, तो लाइन ज्यादा पास होंगी। तो फ्लक्स आर इनवर्ड बट आल्सो दे आर इंक्रीजिंग, ठीक है।
अब देखो, अपने कल हमने वो फेराडे का मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें आप याद करो, ये सपोज कॉइल है और ये नॉर्थ पोल है ऐसा, तो ये भी तो देखो, ये जो फ्लक्स हैं ऐसे, ये भी तो इनवर्ड ही जा रहा है ना कॉइल में, दे आर आल्सो इनवर्ड फ्लक्स। और सपोज ये मैग्नेट इधर जा रहा है, इट्स मूविंग दिस वे, तो इधर जाएगा तो फ्लक्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर भी वही केस है, फ्लक्स आर इनवर्ड एंड फ्लक्स आर इंक्रीजिंग, सेम केस है। तो आपको याद है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ था, याद है? यस, एंटी क्लॉकवाइज। Yes, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, खाली यहाँ पे क्या बार मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर जो ये फ्लक्स हैं वो इस स्ट्रेट वायर की वजह से बन रहे हैं, लेकिन बात वही हो रही है कि फ्लक्स आर इनवर्ड एंड दे आर इंक्रीजिंग। तो अब इसको हमेशा ना इससे कंपेयर कर सकते हो, फेराडे के मैग्नेट एक्सपेरिमेंट से। तो इससे यहाँ पे इसके लिए नॉर्थ बनना चाहिए। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट की क्लॉकवाइज करंट, नॉर्थ। तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यस, अगर किसी कॉइल में नॉर्थ पोल बनना है ना, तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है। तो यस, आप बोलोगे इसका आंसर, ये एमसीक्यू है बेसिकली, ऐसे एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू आंसर होगा कि यस, ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्लस जो डायरेक्शन है ना करंट का, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, समझा? हाँ, इसमें आई होप इट्स क्लियर। इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो शॉर्टकट से ना, अगर आपको सपोज कभी ये भूल गया ऐसे क्या नहीं, तो भी आप शॉर्टकट से कर सकते हो। मतलब क्योंकि क्या होता है, एमसीक्यू जब नीट वगैरह में आते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं नीट में, एमसीक्यूज या जेई में भी, तो शॉर्टकट्स अगर मालूम है तो और अच्छा हो जाता है काम ना। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, IIN रूल। हमने IIT सुना है, ये IIN है, तो IIN रूल, IIT के नाम से याद कर सकते हो, IIN। इसमें अभी आई क्या होता है वो देखो, ये जो पहला आई है ना, इट मींस इनवर्ड। याद करो, ये फ्लक्स याद है इनवर्ड जा रहे थे, तो वो इनवर्ड। दूसरा आई जो है ना, उसका फुल फॉर्म है इंक्रीजिंग। अब याद करो, फ्लक्स इंक्रीज हो रहे थे इस क्वेश्चन में, Yes. तो अगर फ्लक्स इनवर्ड है प्लस जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका नॉर्थ पोल बनेगा कॉइल में। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, इनवर्ड और इंक्रीजिंग। अब आप बोलेंगे सर ये क्या रूल है, मतलब ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी बताता हूँ इसमें क्या होने वाला है। देखो, अभी अपने समझ गए, पहला आई इनवर्ड है, अगला आई इंक्रीजिंग है, और फिर नॉर्थ बनेगा। अब ये दोनों आई में से देखो, कभी कभी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, फ्लक्स इनवर्ड की जगह आउटवर्ड भी तो हो सकते हैं ना कभी कभी, कि फ्लक्स आर कमिंग आउटसाइड द, किसी लूप में से ऐसे बाहर आ रहे हैं फ्लक्स, तो अगर ये आई चेंज हो गया, आउटवर्ड हो गया, लेकिन ये इंक्रीजिंग का इंक्रीज ही रह गया, ठीक है, मतलब एक चेंज हुई है ना, खाली इनवर्ड खाली क्या बन गया, आउटवर्ड हो गया, एक चेंज हुई है। अगर एक ही टर्म चेंज हो रहा है ना, तो ये नॉर्थ का साउथ बन जाएगा, साउथ पोल, मतलब क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है। लेकिन अगर एक बात है, अगर ये आई चेंज हो गया, इनवर्ड बिकम आउटवर्ड, और इंक्रीजिंग भी चेंज हो गया, इंक्रीजिंग बिकम डिक्रीजिंग, दोनों चेंज हो गए, तो फिर नॉर्थ का नॉर्थ ही रह जाएगा इस फॉर्मूला में, समझ रहे? तो यस। हाँ, अगर आई और आई दो चीजें हैं, इंक्रीजिंग और इनवर्ड, इनवर्ड और इंक्रीजिंग में एक टर्म चेंज हुआ तो फिर नॉर्थ का साउथ हो जाएगा। बट अगर दोनों चेंज हो गए तो नॉर्थ नॉर्थ ही रह जाएगा। इट इज लाइक दैट, ओके। सो नोट किया ये पूरा? यस यस। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक सिचुएशन दे रहा हूं, उसमें आप लोग को बताना है कि क्या होगा इन दिस सिचुएशन, व्हाट विल हैपन, मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा। देखो, सपोज यहाँ पर एक ये स्विच है, इट इज स्विच एस, और ये बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी को हमने एक ऐसे सर्कुलर कॉइल से कनेक्ट किया। अब इसके अंदर यहाँ पे एक और छोटी सी सर्कुलर कॉइल रखी हुई है, ठीक है। जो इनर कॉइल है, चलो उसका मैं नाम P कर देता हूँ, जो आउटर सर्कुलर कॉइल है उसका नाम Q है। P और Q दो कॉइल्स है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा Q कॉइल जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि व्हेन द स्विच है ना S, इफ इट इज जस्ट क्लोज्ड, जस्ट क्लोज मतलब अभी अभी क्लोज किया, इसका मतलब ये होता है कि अभी अभी क्लोज किया, जस्ट अभी क्लोज किया, जस्ट क्लोज, देन current which is induced in P coil, current induced in P coil, that current is clockwise or that current is anti-clockwise, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो स्विच अगर जस्ट अभी क्लोज किया है तो क्या होगा, और ये बैटरी है, देखो बैटरी का ईएमएफ में ई लिख देता हूँ, ई इज अ बैटरी, ठीक है। ये कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ एमसीक्यू वगैरह में ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। ट्राई करोगे, 1 मिनट दूं मैं, ट्राई करो। यस सर। सर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज सर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज 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 आ रहा है सर। क्लॉकवाइज। हाँ स्टार्ट करें, ठीक है। सर क्लॉकवाइज। यस क्लॉकवाइज 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 आ रहा है। क्लॉकवाइज। ओके, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, ठीक है। वो 2-4 स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं बार बार, तो उन्होंने सर क्लॉकवाइज एंटी बोला, क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है। तो मैं आपको आंसर अभी मैं बता दूं क्या है, लेट्स सी व्हाट द आंसर। देखो, आपको इतना समझना है कि अगर आपने स्विच को जस्ट क्लोज किया, अभी भी क्लोज किया है, ठीक है, तो इसमें इस सर्किट में करंट अभी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, करंट विल इज अबाउट टू इंक्रीज नाउ। जब स्विच ओपन था तो करंट इन द सर्किट वाज 0, अब जस्ट क्लोज किया है तो करंट विल इंक्रीज इन द सर्किट ना, फ्रॉम 0 टू सम फाइनाइट वैल्यू। तो करंट ऐसा फ्लो होता है, देखो, इट्स अ करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, और क्योंकि ये स्विच अभी अभी क्लोज किया ना, तो ये करंट मस्ट बी इन द इंक्रीजिंग स्टेट, करंट इंक्रीजिंग हो रहा होगा। अब आप आईआईएन रूल याद है ना, आईआईएन, उस हिसाब से सोचो, ये अगर करंट है, आप एक काम करो, ये करंट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड्स। हाँ ऐसे देखो, अपना थंब जो है ना, आपका जो थंब है, राइट हैंड का थंब, उसको करंट पे रखो, आपकी फिंगर्स देखो पी पॉइंट, पी लूप पे कैसे जा रही है, इनवर्ट जाएंगी फिंगर्स। तो मतलब ये वही हो गया वापस, देखो करंट इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, इंक्रीजिंग है प्लस ये इनवर्ट भी है, इनवर्ट और इंक्रीजिंग दोनों है, आईआईएन याद है ना। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, एंटी यस क्लॉकवाइज एंटी बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बनेगा। क्लॉकवाइज। तो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज है, देखो समझा। सर Yes. क्यू लूप में फिर कैसे जाएगा? वापस बोलो, क्यू 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 के कॉइल में कैसे रहेगा फिर डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का? क्यू में थोड़ी इंड्यूस होगा, पी में इंड्यूस होगा। अभी फिलहाल हमको पी में पूछा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो आपने, पी में पूछा है, क्यू में भी एक्चुअली में होगा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अभी हमें फिलहाल पी पे नहीं जाना था, लेकिन क्यू में भी इंड्यूस होगा, पी में भी इंड्यूस होगा, फिलहाल पी पे ही फोकस करो, इतना मतलब पी पे, क्यू में फिलहाल नहीं जाना है हमको, ठीक है। तो पहले पी तो यस सर। अच्छे समझो, क्वेश्चन में देखो पी लूप बोला था मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। सो आई होप दिस वाज क्लियर ना, अभी आपको समझ में आ रहा है लेंजेस लॉ कैसे लगाना है, मतलब कैसे वो इंड्यूस करंट बनता है उसमें, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज, आप लोग आई थिंक कुछ स्टूडेंट नीट जेई मेंस भी ट्राई करेंगे, खाली एमएचसीडी तो नहीं करोगे ट्राई, राइट। तो मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काम आएंगी। अब इंड्यूस ईएमएफ आपने सुना है, इंड्यूस करंट भी सुना है, अभी एक चीज है इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं डीक्यू से, इंड्यूस चार्ज, ठीक है। अब व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस चार्ज, वो देखना है अभी। देखो सपोज ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें से जो, इस कॉइल में से जो फ्लक्स जा रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सपोज चेंज हो रहे हैं, तो आपको मालूम है अगर फ्लक्स इसमें से चेंज होंगे तो इसमें ईएमएफ बनेगा, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, राइट। इसमें देखो करंट इंड्यूस हुआ है, सपोज ये करंट इंड्यूस्ड है, इट्स इंड्यूस करंट। टेल मी, अगर ये इंड्यूस करंट है मतलब बेसिकली अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, चार्जेस आर फ्लोइंग, तो यस जब करंट फ्लो होता है किसी वायर में से, मतलब अंदर से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इस वायर के, तो यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ये तो आपको मालूम है कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब इस कॉइल में अगर मैं कोई भी ऐसे एक पॉइंट ले लूँ, ये देखो ये पी पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, ये पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट में से भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं dt टाइम दे दूं, dt टाइम, dt मैंने पर्टिकुलर टाइम दिया, dt टाइम में इसमें से मैंने देखा कि p पॉइंट में से dq चार्जेस पास हो गए, dt टाइम में dq चार्जेस पास हुए, तो मैं बोलूंगा कि dq
is a induced charge. Okay. Okay. Suppose dq charge dt time में पास हुआ, तो dq क्या हो गया? Charge which passes through p point ना, तो dq is a induced charge. अभी मैं dq फाइंड आउट करना चाहता हूँ, थोड़ा सोच के आंसर देना. dq चार्ज dt टाइम में पास हुआ है p पॉइंट में से, तो एनी आइडिया व्हाट विल बी dq अपॉन dt? करंट हाँ, करंट तो इंड्यूस करंट को मैं dq by dt लिख सकता हूँ. ठीक है. हाँ, अब देखो, the EMF which is induced in this coil, it's given by minus d phi upon dt. ठीक है. माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ. अब देखो ध्यान से, the EMF which is induced ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं करंट इंड्यूस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. ठीक है. ठीक है. dt पता है क्या है? सपोज dt टाइम, मैंने यहाँ पे पहले भी dt लिया था इधर. सपोज dt टाइम में जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो d phi है. d phi फ्लक्स चेंज इन द dt टाइम. ठीक है. आपको मालूम है जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होंगे तब तक तो करंट इंड्यूस भी नहीं होगा. तो सपोज dt टाइम में ही फ्लक्स कितने चेंज हुए? d phi चेंज हुए. ठीक है. ओके. तो जब तक फ्लक्स चेंज होंगे तब तक आपका ईएमएफ बनेगा, नहीं तो dt टाइम में आपके d phi चेंज हुए. अब इस I को आप वापस लिख सकते हो dq अपॉन dt. इस मैंने आपको पहले बताया, r माइनस d phi by dt. ओके. हाँ है ना हमारे पास चाहिए तो इस तरह। अरे स्पीकर तो ऑफ कर यार बात करने से पहले. अमित, स्विच ऑफ द स्पीकर. तो dt कैंसिल हो गया. देखो तो आपको इसमें से dq मिलेगा माइनस ऑफ d phi अपॉन r. दिख रहा है क्या? तो ये मैं बोल रहा हूँ dq इज अ चार्ज विच इज ऑब्वियसली फ्लोन इन द dt टाइम. dq को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम का टर्म कैंसिल हो गया, dt दोनों साइड से कैंसिल हो गया. तो dq जो है ना, इट्स इंड्यूस्ड चार्ज. इंड्यूस्ड चार्ज सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, d phi पे, चेंज ऑफ फ्लक्स पे. अब चेंज ऑफ फ्लक्स कितने सेकंड में हुए उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. मतलब अगर देखो सपोज इस कॉइल में से, पहले एग्जांपल लेता हूँ कि 500 वेबर इतने फ्लक्स पास हो रहे थे. ठीक है. अब बाद में पास हो रहे हैं 0 वेबर. वेबर इज अ यूनिट ऑफ फ्लक्स. तो 500 वेबर से 0 फ्लक्स हो गए, तो चेंज कितने हुए? 500 हुए ना. तो 500. हाँ, वो 500 हम लोग चेंज इन फ्लक्स 500 लेंगे डिवाइडेड बाय r, दैट विल बी dq. ठीक है. अब ये 500 कितने टाइम में चेंज हुए वो देखो इस फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा है. मतलब अगर ये चेंज हुए 1 सेकंड के अंदर या ये चेंज हुए 10 सेकंड के अंदर, डजंट मैटर. dq 1 सेकंड में या 10 सेकंड ले लो, dq उतना ही रहेगा, 500 अपॉन r ही रहेगा. इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड कि कितने टाइम में आपका ये फ्लक्स चेंज हुए. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एक्चुअली. मतलब अगर आपने ये फ्लक्स 1 सेकंड में चेंज किए तो भी ठीक है, अगर यही फ्लेम फ्लक्स आपने चेंज किए 10 सेकंड में तो भी ठीक है. इंड्यूस्ड चार्ज उतना का उतना ही रहेगा. इट विल बी ऑलवेज 500 अपॉन r ओनली इन दिस केस. सो एक पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है. द इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम इन विच द फ्लक्स चेंज्ड. इंड्यूस्ड चार्ज टाइम पे नहीं डिपेंड करता है. ज्यादा टाइम दोगे तो भी उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा. सर नहीं समझा सर, एक बार देखो आप फॉर्मूला देखो ना इंड्यूस चार्ज की. इंड्यूस चार्ज की फॉर्मूला dq देखो, मैंने लिखी है बॉक्स में डाला है मैंने उसको, माइनस d phi अपॉन r. तो फॉर्मूला आई आपके सामने है. मतलब मेनली क्या होता है कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा, करंट नहीं बोल रहा हूँ, चार्ज बोल रहा हूँ, कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितने चेंज हुए. अब वो फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हुआ उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, खाली टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ कितना फ्लक्स चेंज हुआ उस पर डिपेंड करता है. सपोज फ्लक्स 500 चेंज हुए, अब वो 1 सेकंड में चेंज हुए 500 या 10 सेकंड में चेंज हुए वो आपको पता. लेकिन सपोज आपने बोला कि फ्लक्स चेंज बाय 500, ठीक है, कितने टाइम में मुझे नहीं बताओ, 1 सेकंड में या 10 सेकंड में, टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स इज 500. तो उसके हिसाब से dq होगा. dq डज नॉट डिपेंड ऑन इन हाउ मच टाइम द फ्लक्स चेंज्ड. ठीक है. अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स चेंज बाय 500 इन 1 सेकंड तो चार्ज इंड्यूस होगा. अगर मैं बोलूं सेम फ्लक्स चेंज बाय 500 बट इन 10 सेकंड तो भी उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा. ठीक है. टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा लाइक दैट. ठीक है. फॉर्मूला में देखो ना dt कट हो गया. ठीक है. तो इंड्यूस करंट और सॉरी जो इंड्यूस ईएमएफ होती है, आपको याद होगा ईएमएफ इंड्यूस डिपेंड्स ऑन द टाइम, इट डिपेंड्स ऑन d phi by dt ना. तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है कि कितना फास्ट फास्ट आपके फ्लक्स चेंज हो रहे हैं. ये वाली देखो फॉर्मूला, ये डिपेंड टाइम करती है. अगर आपने कम टाइम में फ्लक्स चेंज किए तो आपका ईएमएफ ज्यादा बनेगा.
लेकिन dq की फॉर्मूला में dt नहीं आ रहा है, देख लो। तो that's why just remember it does not depend on time. Okay, clear students? Okay, Yes, sir. ठीक है। बस एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन कर देता हूँ इसके ऊपर, एक लास्ट टाइप का फोर्थ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। राइट ऑन। square coil of side 10 centimeter, okay, is placed in a uniform magnetic field of 10 microtesla, okay, okay, such that, okay, plane of the coil, it is perpendicular on the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल का प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस जा रही है, ठीक है। इफ कॉइल इज नाउ रोटेटेड, कॉइल को रोटेट किया बाय 180 डिग्री, देन फाइंड, okay, 1 minute, one minute. The coil is rotated by 180 degree it's rotated by 180 degree in 5 seconds. Okay, then we have to find out the average EMF induced in the coil. एंड चलो एक चीज और फाइंड कर लेते हैं, एंड फाइंड इंड्यूस चार्ज, मतलब ये 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी भी पॉइंट में से। इंड्यूस चार्ज भी पूछा है मैंने, मतलब भाई 5 सेकंड में आपका ये चेंज हुआ है ना, सब गिवन है 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड के अंदर आपकी जो स्क्वायर कॉइल है उसकी कोई भी एक पॉइंट उठा लो कॉइल में, इस 5 सेकंड में कितना चार्ज उसमें से फ्लो हुआ कॉइल में से, वो फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा सबने? Yes. ठीक है, आई होप यू हैव रिटन द क्वेश्चन। चलो मैं आपका ये स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, आई एम स्टार्टिंग दिस वन, डायग्राम से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो सपोज ये कॉइल है, नहीं ये अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे बना लेते हैं, ये कॉइल है, ठीक है। इसमें से देखो ऐसे क्लियरली लिखा है कि जो फ्लक्स है ना वो परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो ये ऐसे इमेजिन करो, आई होप ये इमेजिन हो रहा है। सो ठीक है, ये है, तो इसमें से ये फ्लक्स पास हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप इस कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द कॉइल, नॉर्मल ऑन द कॉइल ड्रॉ करो, ये देखो नॉर्मल बनाया मैंने, इट्स अ नॉर्मल ड्रॉ ऑन द कॉइल, तो व्हाट्स द एंगल बिटवीन बी एंड द नॉर्मल? 0 एंगल है ना? 0. हाँ, तो आपकी जो वो फॉर्मूला होती है, फ्लक्स विच आर पासिंग थ्रू द कॉइल, फ्लक्स आर गिवन बाय बी ए कॉस थीटा एक्चुअली, तो उसमें ये थीटा फिलहाल 0 है, ठीक है। 1. हाँ, तो मैं डाल देता हूँ cos 0 बिकम 1, फ्लक्स विल बी सिंपली बी ए, ये इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ ये इनिशियल फ्लक्स है, इनिशियली दिस मेनी फ्लक्स आर पासिंग, ये डायग्राम भी इनिशियल सिचुएशन दिखा रहा है, तो फ्लक्स भी इनिशियल है। तो मैंने क्या किया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए, वो सिंपल होंगे बी इंटू एरिया ऑफ द कॉइल। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि कॉइल को है ना मैंने 180 डिग्री टर्न दे दिया है, इट्स रोटेटेड बाय 180 डिग्री। जस्ट इमेजिन दैट रोटेट कैसे किया है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज देखो आपने रोटेशन चालू किया, थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ये देखो ये अभी यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुई है, ठीक है, अभी और रोटेट होगी लेकिन ये थोड़ी सी रोटेट हुई है। तो एक बात, अगर ये कॉइल से रोटेट हो गई तो इसके ऊपर वापस आप नॉर्मल बनाओ कॉइल के ऊपर, दिस इज अ न्यू नॉर्मल ऑन द कॉइल, तो एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द बी भी चेंज हो रही है ना, एंगल अभी 0 थोड़ी एंगल है दोनों के बीच में, ये एंगल है अभी। Yes. तो क्या लग रहा है, एज द कॉइल विल रोटेट, सपोज कॉइल देखो रोटेट हो रही है, थोड़ा रोटेशन दिखाया है मैंने, तो नॉर्मल और बी के बीच की एंगल भी चेंज होगी, मतलब ये देखो ये वाली एंगल चेंज होने वाली है। तो याद रखो जब आप रोटेट करते हो ना, तो इट इज पॉसिबल दैट दिस थीटा एंगल इज गोइंग टू चेंज,
थीटा लगातार चेंज होती जाएगी। आपको डायग्राम से आप समझ सकते हो, अगर ये थीटा चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होंगे ना, मतलब सी द फॉर्मूला, इफ थीटा चेंजेस द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल आल्सो चेंज। ठीक है, ओके। तो एक बात, एग्जांपल लो जस्ट, अगर आपने इसको पूरा 90 डिग्री रोटेट कर दिया, पूरा 90 डिग्री, तो पता है इसमें से फ्लक्स 0 पास होंगे फिर। तो जो कॉइल इससे हो गई, देखो ये कॉइल हो गई, 90 डिग्री रोटेशन दे दिया इसको, तो कॉइल भी हॉरिजॉन्टल है और लाइंस भी हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू द कॉइल, तो फ्लक्स 0 हो गया। ऐसे करके हमने 180 डिग्री रोटेशन दिया है। तो क्या लग रहा है, कंटिन्यूसली आप रोटेशन देते रहोगे तो कंटिन्यूसली फ्लक्स क्या होते रहेंगे कॉइल में से? चेंज। अब एक काम करेंगे, अभी हम लोग फाइनल फ्लक्स फाइंड करेंगे। फाइनली आप थोड़ा खुद सोचो, अगर आपने इसको 180 डिग्री रोटेट कर लिया, 180 डिग्री मतलब एकदम उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, नीचे का ऊपर आएगा, ऊपर। हाँ नीचे वाला साइड ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला साइड नीचे आ जाएगा, वो समझ सकता हूं मैं। खाली मुझे एक चीज का आंसर दो, जब आप इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दोगे, देन व्हाट विल बी द फाइनल एंगल बिटवीन बी एंड द नॉर्मल? बी और नॉर्मल में फाइनली कितनी एंगल बनेगी? 180 रहेगा। 180 ना 180 हो जाएगा। अब क्या करो, नॉर्मल को कंटिन्यू रखो, यही सेम नॉर्मल उस तरफ चला जाएगा ना, दूसरी तरफ। यस सर, 180 आएगा। अब आप बोलेगे सर हम लोग नॉर्मल चेंज करेंगे ना, वापस उसी ओरिजिनल डायरेक्शन में बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन में जब आपने एक बार नॉर्मल बनाया तो उसी को कंटिन्यू रखना है। तो उसको नॉर्मल को देखो, नॉर्मल इधर आ जाएगा ना, इधर, तो ऐसे हो जाएगा आफ्टर 180 रोटेशन। ठीक है, तो एंड में जो एंड में होगा ना, एंगल बिटवीन बी एंड द नॉर्मल आपकी बनेगी 180 डिग्री। तब का फ्लक्स ऐसे होंगे, बी ए cos ऑफ 180। ओके, cos 180 -1 होता है ना, तो फाइनल फ्लक्स इतने होंगे -BA। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये मैथमेटिकल तो समझ गया मेरे को कि हाँ वो एंगल 180 है तो इसलिए माइनस है, लेकिन ये मतलब क्या है? फ्लक्स पहले आपके +BA आए थे, अभी -BA आए। देखो ये चीज मैथमेटिकली हमने फाइंड की, लेकिन हर चीज का फिजिकली भी मीनिंग होता है फिजिक्स में। मैथमेटिक्स हेल्प्स अस, लेकिन फिजिकली भी मीनिंग होता है उस चीज का। मैं आपको इसका माइनस फ्लक्स का मीनिंग बता रहा हूँ। देखो आपने पहले नॉर्मल ऐसे बना लिया था, याद है? तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन से ये सब कुछ मेजर किया जाता है। अब फ्लक्स याद कर ऐसे जा रहे थे, ठीक है? तो जो आपने नॉर्मल बनाया ना, उस फेस को प्लीज फोकस करो, जिस पे आपने नॉर्मल बनाया, ये वाला फेस। इसमें से फ्लक्स आउटवर्ड कमिंग और इसमें से इनवर्ड जा रहे हैं, इसमें फ्लक्स ये फेस में से आउटवर्ड फ्लक्स जो है ना, ये आउटवर्ड फ्लक्स ये आपके पॉजिटिव आते हैं हमेशा। गॉस लॉ में भी चले जाओ, गॉस लॉ में भी यही है, फ्लक्स विच आर आउटवर्ड ना दे कम पॉजिटिव। अब सुनो, अगर तुमने इसको 180 डिग्री रोटेशन दे दिया, मतलब फ्लिप कर दिया, उल्टा हो गया ये, तो आपका जो नॉर्मल है ना वो कुछ ऐसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे। देखो यही नॉर्मल फ्लिप होके इधर आ गया ना, इमेजिन करो ये सेम नॉर्मली फ्लिप होके इधर आ गया। ठीक है, चलो मैं आपको और क्लियरिटी के लिए नॉर्मल अलग कलर से बना, ये नॉर्मल है, यही सेम नॉर्मल इधर आ गया, अभी फ्लिप हो गया। लेकिन देखो नॉर्मल फ्लिप हुआ है, नॉर्मल रोटेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे की वैसी जाएगी ना। आपने मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी रोटेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे जा रही है। अब देखो वही फेस देखो जो पहले वाला फेस था, अब वो फेस बैक साइड चला गया है। अब उस फेस में से फ्लक्स आर एंटरिंग इनवर्ड और दे आर कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम दैट सेम फेस? इनवर्ड। हाँ, तो क्योंकि फ्लक्स ने अपना नेचर चेंज कर दिया, जिस फेस से वो आउटवर्ड जा रहे थे उसी फेस में जब वो इनवर्ड जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव आता है। नेगेटिव इंडिकेट दैट फ्लक्स आर कमिंग इनवर्ड, और पॉजिटिव जब होता है मतलब फ्लक्स आर कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम सेम फेस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फ्लक्स हो गए। -BA मतलब वो फ्लक्स इनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो EMF इंड्यूस फाइंड करना ना, एवरीबॉडी नोज EMF इंड्यूस इज d∅dt। ठीक है, अब d∅ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम। ऐसा करोगे ना तो आपको ऑन एन एवरेज जो EMF इंड्यूस हुई है वो मिलेगी पूरे टाइम में। फाइनल फ्लक्स देखो मैं लिख रहा हूँ -BA माइनस साइन इनिशियल फ्लक्स आर +BA, टाइम आई थिंक 5 सेकेंड्स बोला था, -2BA/5, राइट? माइनस है ना, आप एंड में इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग में ले लो लेकिन बाद में आप इग्नोर कर सकते हो। सो EMF जो इंड्यूस हुआ है ना, इट विल बी 2BA/5। देखो आपको मैंने B दिया हुआ था, B कितना है बताओ न्यूमेरिकल में? 10 माइक्रोटेस्ला। 10 माइक्रोटेस्ला। 10 × 10⁻⁶। और ये एरिया आपकी ना साइड स्क्वायर होती है, स्क्वायर कॉइल थी ना, तो इट्स एरिया विल बी साइड स्क्वायर। 100। नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो Yes. 0.1 स्क्वायर होगी 10 सेंटीमीटर एरिया साइड ऑफ अ साइड वाज 10 सेंटीमीटर ना Yes, yes. इट इन मीटर इट इज Yes. 0.1 मीटर स्क्वायर ये मैंने एरिया लिखी है लास्ट में 10 raised to minus ठीक तो ये 10 से -2 आएगा और ये -6 है -8 हो जाएगा और -7 हो जाएगा ओवरऑल 2/5 into 10⁻⁷ वोल्ट ये ईएमएफ इंड्यूस है ठीक है और अब लास्ट में अगर आपको चार्ज इंड्यूस चाहिए कितना चार्ज पास हुआ है इस कॉइल में से वो 5 सेकंड्स के अंदर ही चार्ज इंड्यूस एक्चुअली टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है जस्ट डिपेंड ऑन d∅/r ठीक है तो d∅ कितना है आप ध्यान से देखो तो d∅ अगर आपको याद है इट वाज 2b है ना d∅ Yes. ये है ना d∅ ठीक है और नीचे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से बस डिवाइड करना है ये ठीक है अब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मैंने दी नहीं है हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे इसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चार्ज इंड्यूस्ड है अगर रियल एग्जाम में आया तो ये बी ए और आर की वैल्यू गिवन होगी बस वो डालना है और फाइंड करना है डी क्यू का वैल्यू ठीक है फिलहाल फॉर्मूला ये आएगी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है चेंज चार्ज इंड्यूस्ड ठीक है तो समझा क्या Yes. Yes, sir. नोट इट डाउन पूरा नोट कर लो ready थी ओके नोटेड yes Yes. तो देखो Yes. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे अब थोड़े आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं डेफिनेटली आप पूछ सकते हो अब मैंने इस टाइप को कंप्लीट कर लिया टॉपिक को तो फर्स्ट टॉपिक वी फिनिश्ड जिसका होता है टॉपिक का नाम ऐसे बोल सकते हो फैराडे लॉज ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस वो सब तो दैट फर्स्ट इज कंप्लीटेड नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ठीक है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी में नेक्स्ट टॉपिक जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ motional EMF okay motional EMF अब ये क्या है ध्यान से देखो सी अगर सपोज अब इमेजिन करो कि अगर एक मेटल की रॉड है इट्स सपोज इट्स अ मेटलिक रॉड ओके एक स्टूडेंट बोल रहा है कि जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी करो बेटा अभी एडवांस के करने बैठूंगा ना तो पूरा लेक्चर में 2 क्वेश्चन ही होंगे ऐसे नहीं अभी स्टार्टिंग में अभी आप तो अभी तो सीख रहे हो पहले आप करना स्टार्ट करो फिर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है अब बोलो मैं करा दूंगा क्वेश्चंस और बट इन द स्टार्टिंग कभी एडवांस के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए पहले अभी अपने फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस टॉपिक ना ठीक है तो बाद में देखते हैं अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगा फिर सी ये सपोज एक रॉड है लिसन अभी देखो मैंने पहले आपको कॉयल लिया था अगर आपको याद हो हर बार मैं कॉयल ले रहा था अभी कॉयल नहीं है इट्स अ सिंपल सॉलिड मेटल रॉड ठीक है इसका लेंथ सपोज एल है अब हो क्या रहा है कि सपोज ये जो रॉड है ना वो मूव कर रही है ऐसे ओके मूव कर रही है अब मूव कर रही है तो कुछ वेलोसिटी भी होगी इसकी वेलोसिटी वी है विथ वी वेलोसिटी इज मूविंग और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड तो ये देखो काफी अलग सिचुएशन है यहाँ पे कोई कॉयल नहीं है ठीक है कोई सर्कुलर कॉयल नहीं है जिसमें से आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे ठीक है अलग ही सिचुएशन है ठीक है तो लेकिन ये रॉड मेटल की है सपोज इट्स अ मेटेलिक रॉड ठीक है तो जब ऐसा होता है ना ये मैग्नेटिक फील्ड बी है ठीक है तो डायग्राम समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है तो इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जब ये रॉड मूव करती है ना इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कि इस रॉड में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है ठीक है देखो रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होता है मतलब देखो सपोज इसकी अपर एंड है जो है वो ए है और इसका जो लोअर एंड है वो बी है ठीक है तो होता क्या है कि जो सपोज ये जो अपर एंड है ना वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है अपर एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड
और जो बी है ना लोअर एंड है, सपोज वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, ए एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज, ए एंड पे पता नहीं कैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बी एंड पे नेगेटिव चार्ज। अगर तुम ए और बी पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्ट करोगे ना, या नॉट बैटरी सॉरी, अगर तुम रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे ऐसा, ये देखो, तो आप देखोगे इस रेजिस्टेंस में से करंट भी फ्लो होने लगेगा ऐसे। सपोज ऐसा हुआ, प्रैक्टिकली आपने देखा ऐसा हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये करंट कौन सप्लाई कर रहा है, हु इज सप्लाइंग द करंट? बोलो। इमेजिनरी EMF। हाँ, लेकिन वो ईएमएफ कहाँ बनी है, रॉड में कि रेजिस्टेंस में? मतलब यहाँ पे जो रॉड है ना बेटा, रॉड एक बैटरी की तरह काम कर रही है, रॉड विल वर्क लाइक अ बैटरी, तो रॉड इज सप्लाइंग द करंट टू द रेजिस्टेंस ना। ये तो नहीं बोलेंगे कि हम लोग, ये तो नहीं बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो सप्लाई कर रही है करंट रॉड को, नहीं, रेजिस्टेंस विल कंज्यूम द करंट, बट हु इज सप्लाई ऑफ द करंट? रॉड। तो रॉड में कहाँ से सप्लाई करेगी, उसमें डेफिनेटली ईएमएफ होगा, तो ये ईएमएफ होती है। अब आपकी बुक्स क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है या ये जो सीटी बुक है, किसी किसी बुक में क्या होता है कि ये तो दिया रहता है कि रॉड में इंड्यूस ईएमएफ हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं दी जाती है कि क्यों इंड्यूस हो रही है, और अगर वो नहीं देंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये इंड्यूस क्यों हुई है। तो मैं आज खाली ये करूंगा, आपको मैं बता दूंगा ये इंड्यूस क्यों हो रही है ईएमएफ। ओके, बस आज उतना ही करेंगे कि व्हाई ईएमएफ इज गेटिंग इंड्यूस्ड। ठीक है, देखो ध्यान से अभी एक बात बता, ये जो रॉड है ना वो मेटल की रॉड है, सपोज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? मेटल रॉड कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये देखो मैं ध्यान से देखो, मैं कुछ होंगे। हाँ, ये देखो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं मैंने, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -e होता है, इधर लिखा। अब रॉड इज मूविंग विथ अ v velocity. So if rod is moving with v velocity, so along with the rod, the electron will also move with a v velocity because they are inside the rod. So electrons are moving with this velocity v bar, and also magnetic field is present v bar. So क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये वाला F = q v क्रॉस b। देखा है ये फोर्स आपने, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, q v क्रॉस b फोर्स होता है, q v भी sin थीटा, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, यस करेक्ट, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं उसको। आपको याद होगा लॉरेंस फोर्स कब लगता है, जब कोई चार्ज q v वेलोसिटी के साथ मूव करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड b ना। तो यहाँ पर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी भी है v, और आप ऐसे बोल सकते हो कि v वेलोसिटी के साथ ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ओके, इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लगता है। अगर आप इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हो ना, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन कैसे मिलता है थोड़ा समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, v क्रॉस b का। वो कैसे मिलता है, आपका सपोज ये राइट हैंड है, सपोज इट्स योर राइट हैंड, ठीक है, लाइक दिस। मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन ये लग रहा है एक हैंड है तो इसमें सपोज ये आपका राइट हैंड है, ये कुछ लेफ्ट हैंड की तरह बना दिया है मैंने। सपोज ये आपका राइट हैंड है, आपको राइट हैंड पे जो फिंगर्स है ना, राइट हैंड की फिंगर वो v पे रखनी पड़ेंगी, और उसके बाद रोटेट करके फिंगर्स को b की तरफ लेके जाना पड़ेगा ऐसे। फिंगर्स विल रोटेट फ्रॉम v टू b, राइट है ना। सो अगर आपने अपनी फिंगर्स को v पे रखा, b पे टर्न किया, तो आपका जो ये थंब है ना, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। ठीक है, ये मैं ऐसे नया, ये कोई नई चीज नहीं है, आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा है स्केलर वेक्टर के, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस b। a क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे मिलता है, बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, वही बता रहा हूं मैं। तो फिंगर्स v से b टर्न करोगे तो आपका थंब से आपको मिलेगा किसका डायरेक्शन, v क्रॉस b का। ठीक है, जिनको अभी सीखना है ना सर, आप मुझे ये क्लियर नहीं है, सीखना है तो एक काम करो, आपको वो जो रॉड का डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, उस पे देखो, अपना राइट हैंड रेडी करो, आपकी राइट हैंड की जो फिंगर्स है ना, राइट हैंड की फिंगर्स उनको सीधा करो और v पे रखो, v के डायरेक्शन में। v दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, ठीक है। अब अपनी फिंगर्स को घुमा लो, रोटेट करो, such that the fingers should go now in the direction of b। b का है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो v से b की तरफ टर्न करो। आपका थंब बताओ कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे? ऊपर। थंब ऊपर जा रहा होगा, आई एम श्योर। ओके, दोज हु आर हैविंग राइट हैंड एंड यूजिंग इट प्रॉपर्ली एंड यूजिंग ब्रेन आल्सो, राइट हैंड तो सबके पास है लेकिन उसके साथ ब्रेन भी यूज करना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, हाँ ठीक है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ थंब जा रहा है, तो ऊपर की तरफ v क्रॉस b का डायरेक्शन है, v क्रॉस b इज अपवर्ड। ये माइनस साइन दिख रही है आपको, ये वाला, ये माइनस साइन देखो, ये माइनस साइन इंडिकेट करती है कि फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b।
नेगेटिव पार्टिकल जो है ना वो ऑपोजिट टू वी क्रॉस बी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो फोर्स कहाँ लगेगा? आपने बोला वी क्रॉस बी ऊपर है तो फोर्स नीचे लगेगा ना। डाउनवर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जाने लगते हैं, दे स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जाने लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बी पॉइंट के नियर है, द इलेक्ट्रॉन विच आर ऑलरेडी नियर द लोअर एंड, वो तो जल्दी से लोअर एंड पे पहुंच जाएंगे ना। तो इसलिए लोअर एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन ए एंड पे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर एट ए एंड, तो कहाँ डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेंगे। तो ए पॉइंट में से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे नीचे की तरफ, तो इसलिए ए पॉजिटिव बन जाएगी ना। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ? समझा क्या? सो Yes. इलेक्ट्रॉन विल फील द फोर्स डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया। तो ये एक सिंपल तरीका है जैसे आप समझ सकते हो कि क्यों प्लस माइनस डेवलप होता है। यही इंड्यूस ईएमएफ है। अब आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में क्या होता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना ई, इसका डायरेक्टली वैल्यू गिवन होता है। द ईएमएफ इंड्यूस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला BLV। लेकिन ये ईएमएफ इंड्यूस की फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है कितना है? BLV। B is a magnetic field, L is the length of this rod, V is a velocity, BLV। लेकिन ये कैसे आई फॉर्मूला वो भी समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूला आई कैसे। ठीक है, तो जिनको समझना है कि सर ये फॉर्मूला BLV कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं समझा देता हूँ। तो प्लीज याद रखो, एक डाउनवर्ड फोर्स बन रहा था, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई दिस B बिकम नेगेटिव, A बिकम पॉजिटिव। अभी तक क्लियर है जो बताया मैंने? यस। अब मैं खाली बस 2 मिनट के अंदर बस ये प्रूफ करके दे रहा हूँ कि E इक्वल BLV कैसे आएगा प्रूफ। ठीक है, जल्दी देख लेना। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए और ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखो क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज दिस वे। ये देखो थोड़ा लाइट कलर यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेटअप इनसाइड द रॉड। रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन अभी भी बीच में है, अब मतलब अभी तक ये इलेक्ट्रॉन सब नीचे नहीं पहुंचे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये बीच में ही है। ये इलेक्ट्रॉन को आपको याद होगा डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था। वो जो डाउनवर्ड फोर्स था ना, ठीक नीचे की तरफ, वो तो हो रहा था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक अपवर्ड फोर्स भी एक्सपीरियंस करेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। आपने एक सुना होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय Q into E। Yes. मालूम होगा। तो इलेक्ट्रॉन पता है क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे -E into E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होता है ना। ओके, माइनस साइन क्या है? हाँ, ये फोर्स है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझाया डाउनवर्ड थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फोर्स किस तरफ लगेगा? अपवर्ड। हाँ, या कुछ स्टूडेंट को जिनको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो जो इलेक्ट्रॉन बीच में है ना, वो इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, क्योंकि ऊपर का एंड देखो पॉजिटिव बन गया है, और पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी ना, पॉजिटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भी फोर्स फील करेंगे। ऊपर की तरफ जो फोर्स है ना वो इतना होगा -E into E, और नीचे की तरफ जो फोर्स है ना वो होगा -E V क्रॉस B, याद है? और EVB लिख सकता हूं मैं। तो ये फोर्स जो है ना वो नीचे की तरफ लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक पॉइंट पे आके दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं। तो सपोज ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए और दोनों ऑपोजिट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों इक्वल हो गए, तो विल दे कैंसिल ईच अदर ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, रॉड कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो नीचे ऊपर जाना बंद कर देंगे, रॉड के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये दोनों फोर्सेस इक्वल ले लो, उसके बाद आपका ये स्मॉल ई भी कट हो जाएगा, E = VB। ठीक है, तो ये आ रहा है। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे ऊपर नहीं जाएंगे, दे विल कम टू रेस्ट इन द मिडल। ओके, E = V क्रॉस B। अब एक बात था, आपने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला देखी होगी, E = -dV/dr, और it's a relation between electric field and electric potential, relation between E and V। Yes. तो इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dV is a potential difference, dr is a distance basically। तो यही फॉर्मूला जो है ना मैं रॉड के ऊपर लगाने वाला हूँ। देखो रॉड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, तो रॉड के जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रॉड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो
ये ईएमएफ को मैं ई जो इंड्यूस हुए है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहा हूँ potential difference between A and B points. It's a potential difference between A and B points divided by distance between A and B points. Distance between A and B points is the length of rod ना, तो E को हम लोग ऐसा लिखेंगे. तो how much is potential difference developed between A and B? It is B V और ये L को इधर शिफ्ट करो, BLV हुआ ना. अब ये जो A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को आप EMF बोलते हो इंड्यूस्ड. ठीक है, तो EMF induced is nothing but potential difference between two end points. तो EMF induced ये हो गया BLV. ऐसे प्रूफ कर सकते हो, देखो. ठीक है, समझा क्या? Yes, sir. Yes. सर हाँ, तो this is the way you can prove it. Okay, तो आज यहीं तक कर लेते हैं. EMF induced is BLV. Remaining things we can do in the next lecture. Okay. अगर वायर कनेक्ट किया तो